एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 3 करना बेटा आपने। आज लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट कीजिए अपनी बुक से। गार्डनर हु वांट्स टू प्लांट that number of trees in this field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in each row? अब ये कह रहा है कि एक गार्डनर ने प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं, इतने ट्रीज़ लगाने हैं। ठीक है, एक गार्डनर है, उसने अब ट्रीज़ लगाने हैं। कैसे लगाने हैं कि उसने इन सच अ वे द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रो। जैसे ये उसने एक रो में लगाए, फिर उसने दूसरी रो में लगाने शुरू किए, फिर उसने तीसरी रो में लगाने शुरू किए, फिर उसने ऐसे रो में लगाता गया, वो ट्रीज़ लगाता गया। ठीक है, और उसने टोटल अमाउंट बताई है इतनी 1,22,500 ट्रीज़ जो है ना, 1,22,500 ट्रीज़ उसने लगाने हैं। अब उसने कहा है कि जितनी वो रोज़ में ट्री लगा रहा है ना, तो उसकी साथ हम ये कहेंगे कि उसने कहा है जितनी रोज़ में वो ट्री लगा रहा है, तो अगर मैं देखूं कि सपोज़ मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ में ट्री लग गए हैं सारे, तो इसने साथ में ये कहा है कि जो हर रो है अब उसमें कितने दरख्त लगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये है कि ये सारे ट्रीज़ लगाने हैं, उसने पूरी करनी है क्वांटिटी। ये लगाता जाएगा जब तक ये अमाउंट ना उसकी पूरी हो जाए, इतने ट्री लगना चाहिए। और जितनी ऐसी रोज़ बनेंगी, यानी अगर 7 रोज़ बन रही हैं तो इसका मतलब हर रो में 7 रखने हैं, यानी दोनों तरफ से 7-7 होना चाहिए। अगर रो 7 हैं तो हर रो में 7 ट्री, अगर रो 8 हैं तो हर रो में 8 ट्री, अगर रोज़ 9 है तो हर रो में भी 9 ट्री। तो अगर देखा जाए, मैंने आपको एग्जांपल दी क्योंकि रोज़ तो ज़्यादा होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, तो इसका मतलब कि जितने 1 2 3 जितनी यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोज़ होंगी, वहाँ पर ही उतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होंगे। तो ये एक, अगर मैं उन ट्रीज़ की बाउंड्री बना लूँ तो वो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी स्क्वायर की, क्योंकि वो उधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है। तो उसने हमें इसका मतलब ये इधर से और इधर से क्वांटिटी बता दी है कि जितनी रोज़ उतने नंबर ऑफ़ रोज़ में उतने ट्रीज़। तो ये किस्म का उसने हमें ये सारी चीज़ बता दी। तो अगर आपको देखा जाए, हमने लास्ट जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था 2.8 का, तो हमने कहा था अगर ओवरऑल आपको एक स्क्वायर की वैल्यू दी गई और वो शेप भी स्क्वायर हो, तो इसका मतलब उसने हमें एरिया गिवन दे दिया है। और अब उसने ये बताया है, अब उसने ये पूछा है कि अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, ठीक है, प्लांट कर रहा है वो इतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़, तो हम यहाँ लिखते हैं ये हमने इन्फॉर्मेशन लिखी। अब उसको चाह रहा है हाउ मच प्लांट ही विल बी प्लांट्स इन आ रो चाहिए उसे हमें। उसने कहा बताओ कि अगर इतने ट्री हैं, यानी इतनी रोज़ हैं, तो एक सपोज 8 रो हैं, तो उसने कहा एक रो में कितने ट्रीज़ होंगे। मैंने आपको मैथमेटिकली बताया है कि अगर 8 रोज़ हैं तो 8 ही, एक रो में भी 8 ट्रीज़ ही होंगे। ठीक है, तो उसने कहा है ये फाइंड आउट करके दिखाएं। तो अगर इसका मतलब उसने हमें ये एक चीज़, यानी एक साइड की अमाउंट फाइंड करने को कह दी है। और हमें पता था कि जब हमारे पास ओवरऑल वैल्यू होती है, ओवरऑल एरिया होता है, तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करके आई होती है, और उसको हम एरिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने आपसे एक साइड फाइंड करने को कह दी है, इन मतलब उसने दूसरे वर्ड्स में जो है वो दूसरी शेप में ये वर्ड्स बोले हैं, तो इसका मतलब उसने हमें एक लेंथ, इसने विड्थ निकालने को कह दी है, एक साइड निकालने को कह दी है। तो अगर हमारे पास ओवरऑल एरिया होता था और हमने एक साइड निकालनी होती थी, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते थे। तो इस क्वेश्चन में भी वही सेंस बन रही है। तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और अपने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम कहते हैं कि अगर मैं यही वाला यहाँ पर रिपीट करूँ कि प्लांट्स इन आ रो, तो वो कैसे आएगा, कैसे निकलेगा? वो ऐसे आएगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट ले लूँ। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या है, ये
अब आपको पता है ये हमने स्क्वायर रूट लेना सीखा है ना, पीछे जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं 2.2, 3, 4, 5, 6 हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना सीखा है। आप स्क्वायर रूट ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहले पेयर बनाते थे, पहले पेयर बनाए, अब क्या करें, तो अब इसको यहाँ पर और यहाँ पर सेम पेयर्स रखने हैं। क्या रखूँ मैं, 3 3s are 9, क्योंकि 2 2s are 4 वो छोटा होगा। अगर मैं 3 से बड़ा 4 लूँगी तो 4 4s are 16 वो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 3 ले लिया। कितने आपके पास रिमेनिंग बचे, 3। फिर वही काम ऐड करते हैं। ये बहुत हम पुराना काम कर रहे हैं ये वाला, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं 25 उतार देती हूँ। और आपको पता है मैंने आपको ये हिंट बताया, नहीं बता तो आप यहाँ रफ में करके देख लीजिएगा कि लास्ट पे जब 5 आ रहा हो ना तो मोस्टली यहाँ पर भी 5 ही आना होता है, क्योंकि 5 के में 5 आएगा। हाँ 3 में भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा चांस ये होते हैं। तो हम इसको करके भी देख लें तो हमें अपना डाउट क्लियर हो जाएगा कि वाकई अगर मैं यहाँ भी 5 रखूँ, यहाँ भी 5 रखूँ, फिर 65 को 5 से करूँ तो 3 से 25 आए, तो इसका मतलब ये आ गया। अब नीचे 0 बचा। अब आगे वाला पेयर 0 है पूरे का पूरा। और मैंने कहा था क्योंकि अगर आप यहाँ पर आगे काम करो, यानी आपको लास्ट वाला ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 70 के साथ क्या रखूँ और यहाँ पर क्या रखूँ, 0 आ जाए। अब पता है यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, फिर 0 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो इसकी बजाय आप डायरेक्ट देखें कि जब आपका पूरे का पूरा पेयर 0 उतर रहा हो नीचे, तो आप उसकी जगह यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो स्टेप, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली बात यहाँ रिपीट कीजिए और आंसर आ गया 350। यानी एक रो में, यानी इसमें एक रो में 350 ट्रीज़ थे। तो इसका मतलब रोज़ भी कितनी होंगी, 350, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया भी है कि जितनी रोज़ उतने एक रो में ट्री, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा थे। एग्जाम्पल में तो मैंने जस्ट आपको 8 की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पीछे एक्सरसाइज में है, रिव्यू एक्सरसाइज में। अगर आप देखो ना तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। पेज नंबर है जी 37 पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको लास्ट टाइम जो था वो होमवर्क में दिया था, ठीक है। पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने अब कर लेना है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। मार्बल्स वाला है, वहाँ पर ट्रीज़ यूज़ हुए हैं, यहाँ पर मार्बल्स यूज़ हुए हैं, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। बाकी स्क्वायर रूट लेंगे और आपके पास सिंपल जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क में है, रिव्यू एक्सरसाइज में से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, वो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज के साथ हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज साथ साथ करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10,092 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज द लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड दिस पैरामीटर। यानी अब उसने क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि उसने कहा है आपके पास एरिया है एक रेक्टेंगल फील्ड का। हम पहले लिख लेते हैं, अब बस साथ बुक सामने रखिएगा ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है आपके पास, वो है जी 10092 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दिया है। उसने कहा है जो उसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा लॉन्ग है इसकी विड्थ से, यानी जितनी भी इसकी विड्थ होगी हमें नहीं पता, तो हमने जाहिर सी बात उसको यूज़ करना है। जब एरिया का वर्ड आ गया है हमने आगे फाइंड आउट करना है, और जब लेंथ विड्थ का वर्ड आ जाए किसी क्वेश्चन में ऐसे, तो इसका मतलब जब उसने ना दी हो तो हमने सपोज करना होता है कुछ। अब उसने कहा, हमने कहा एक्स है, तो उसने कहा जितनी भी उसकी विड्थ है लेंथ उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। अगर ये एक्स है तो ये 3x होगा, 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर जो है ना आपने फाइंड आउट करना है इसमें। तो जब भी बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करने का कहा है ना, तो पहले तो उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम। इसके फॉर्मूले की तरफ जाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे, देन इसका फॉर्मूला राइट करेंगे और पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब बेटा ये देखने की बात है कि उसने हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है एरिया वाली बात दी है ना, ओवरऑल एरिया दे दिया, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल होता है ना, ये शेप रेक्टेंगल की होती है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो उसका बेटा फॉर्मूला हमेशा लेंथ इनटू विड्थ ही होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लूँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मुझे लेंथ को क्या नाम दिया हुआ है, मैंने 3x कहा हुआ, मैंने विड्थ को क्या हुआ है, मैंने x कहा हुआ है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास, ये है। तो इसका मतलब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह उसकी वैल्यू लिख सकती हूँ,
मैंने सिंपल क्या किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह उसकी वैल्यू लिखी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले आगे फॉर्मूला ओपन कर दिया ना, उस फॉर्मूले को मैंने एलेबरेट किया, देन उसकी वैल्यू जो दी हुई थी वो भी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का उसने आंसर दिया हुआ है और यहाँ उसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आप देखें, जब आपके पास ये भी x है और ये भी x है, जब ये आपके पास बेटा रूल होता है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, ये वो अननोन वैल्यूज़ हों, वेरिएबल्स एक्स वाई की फॉर्म में हों, तो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनकी जो पावर्स होती हैं ना, ये पावर्स हैं उसकी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसकी 1 पावर है, तो वो ऐड हो जाती हैं। अगर मैं लिखूँगी 1 + 1 तो x रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 2। ये वैसे रफ वर्क किया, यानी ये भी एक x था, ये भी x था। मल्टीप्लाई में जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू का नहीं पता, हमें नहीं पता ये x क्या है, अभी तो वो आएगा x, ठीक है, तो ये x2 हो गए और वो मैंने आपको बता दिया वो कैसे हुए। यहाँ पर यही फाइंड आउट, यही लिख देते हैं। अब बेटा नेक्स्ट काम जो ये मुझे चाहिए विड्थ और मुझे चाहिए लेंथ, और मुझे यहाँ पर ये नहीं x चाहिए, तो ये 3 नहीं चाहिए, मैं इसको अकेला कर देती हूँ। 3 के साथ ये x क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सेंटर में कोई साइन नहीं होता ना, यानी अगर ऐसे लिखा होता तो अब तो आपको नज़र आ रहा होना था कि ये 3 × x² है, लेकिन जब दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड होता है ये मल्टीप्लाई ही है। मोस्टली वो मल्टीप्लाई का सिंबल अब नहीं डालते जब स्पेशली हम कोई वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू को डाल रहे हों, तो इसका मतलब ये इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे x अकेला चाहिए क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, जब इसकी वैल्यू चाहिए होता है इसको अकेला कर देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी इक्वल के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ये भी आप m² ना लिखें, लास्ट पे इसको लिख दें, यूनिट को लास्ट पे लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। तो यानी इसके साथ ये मल्टीप्लाई और ये इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगी और यहाँ x² अकेला रह गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो आपको फाइंड आपको मिलेगा, हम डिवाइड कर ले, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 18, सॉरी 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12। यानी मैंने कटिंग कर ली 3 के टेबल पे ना, तो ये आ गया मेरे पास ये चीज़। अब मुझे x² नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसका मतलब स्क्वायर ख़त्म करना है। आपको पता है हमने जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो हम लिखेंगे यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है मैंने, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ख़त्म। आपको पता है स्क्वायर रूट किसी के ऊपर डाला हो, ये रफ वर्क है साइड पे, ठीक है, स्क्वायर रूट किसी के ऊपर डाला हो तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर पावर 1/2 है और वो इसकी पावर को ख़त्म कर देता है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया यहाँ पर। लेकिन इस पर स्क्वायर रूट रहा, तो आप इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। इसका आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर से हम यूज़ करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर हमें आंसर यहाँ मिलेगा। तो अगर नेक्स्ट पेज पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें अब देखिए मैं, यानी ये x आ गया ना, मैं इसको मतलब लिख लेते हैं, हमारे पास ये है ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ इसका स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो चुका है, अभी इस साइड का ख़त्म करना है, तो इसका मतलब हम ऐसे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 5 × 5 = 25, शॉर्टेस्ट पेयर यही है आपके पास। 8 बच गया, माइनस किया, 64 का पेयर नीचे उतार लिया, 5 ऐड किए, 10 हो गया। अब इसके साथ हम क्या वैल्यू लगाएंगे कि ये इसको डिवाइड करें, 2 3 4 ऐसे करते हैं, 8 × 8 = 64, 8 से होगा, यस, यहाँ भी 8 लगाया, यहाँ भी 8 लगा, क्योंकि मैं ये लास्ट वाली वैल्यू देख रही थी कि जब मैं 8 को 8 से करती तो ये 64 आ रहा था, 4 चाहिए था, तो इसलिए ज़रा वो डायरेक्ट मैंने कर लिया। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको भी पता चल जाएगा। नीचे 0 बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया 58। और आपको मैं याद होगा कि इसके साथ m² भी लिखा हुआ था, जो m² का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ m आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है जी हमारे पास 58। हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, असल में x क्या था, x तो था विड्थ, यानी असल में हमने विड्थ निकाल ली है, और अगर हमने विड्थ निकाल ली है तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, वो थी 3x। अगर आपने क्वेश्चन के ऊपर देखा हो, ये देखें, मैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। 58 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई ऐसे रख के कर लें, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा
174 रफ में करके देख लीजिए। और चूँकि यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर और यहाँ पर भी मीटर। अब बेटा उसने हमें निकालने को कहा था पेरीमीटर। हम देखते हैं कि अब हमारा मेन क्वेश्चन था पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये मैं एल फॉर लेंथ और डब्ल्यू फॉर विड्थ यूज़ करती हूँ, आप फुल स्पेलिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो 2 इंटू लेंथ आपके पास क्या आ गई। अब देखें ना, यहाँ लेंथ और विड्थ चाहिए थी, हमारा क्वेश्चन ये था फाइंड करना। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते, ना हमारे पास लेंथ थी ना हमारे पास विड्थ थी। तो पहले हमने क्या किया, हमने लेंथ और विड्थ को सपोज किया, फिर उसके एरिया का रेक्टेंगल के फार्मूले से एक चीज़ निकाली जिसको हमने विड्थ कह दिया। विड्थ आ गई तो लेंथ हमने 3 टाइम्स की थी, लेंथ भी आ गई, यानी लेंथ भी आ गई विड्थ भी आ गई। अब हमारा काम था मेन पेरीमीटर फाइंड करना। तो अब हम क्या करें, हमने फार्मूला लगाया, लेंथ हमारे पास थी जी आई हुई 174 प्लस विड्थ हमारे पास आई है 58, दोनों के साथ मीटर मीटर है। अब इन दोनों को पहले क्या कर लें, ऐड, और जो आंसर आए उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, तो इसका मतलब पहले हम इसको ऐड करेंगे। तो 174 में 58 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 232। मीटर और मीटर में ऐड होकर मीटर देता है, स्क्वायर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में तो ऐसे हुआ था ना आपके पास कि एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था तो एक्स स्क्वायर आ गया था। एडिशन में मीटर मीटर और मीटर ही, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ऐड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाहर लिखा हुआ है जी 2। अभी इसको 2 से भी क्या कर लेना है हमने, मल्टीप्लाई। मैं आपको रफ वर्क भी साथ साथ इसलिए करके दिखा रही हूँ। तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल आंसर 264 पेरीमीटर, मीटर में। ये हमें चाहिए था अपना पेरीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। अब बेटा एक चीज़ ये है कि ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। एक चीज़ अब आप लोगों ने खुद देखनी है, वो ये कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया है और इसी तरह का रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया है रिव्यू एक्सरसाइज का। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, और एक क्वेश्चन जो 6 है बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो ये आपने खुद कर लेना। क्या कहा इसमें, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एरियाज दिस। इसमें भी कहा था कि रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एरियाज, तो एरिया का वैल्यूज चेंज हो गई हैं। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। यहाँ पर कहा था इट्स लेंथ इज 3 टाइम, वहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊँ तो यानी ये ऐसे लिख के इसकी वैल्यू लिख देनी। यहाँ पर जो चेंज हुई है, एक्स विड्थ की जगह एक्स आ जाएगा, लेंथ की जगह पहले 2x लिखा है, इस क्वेश्चन में आप लिख देना है 2। यानी क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 6 में अगर देखें तो यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ यही। अब उसने पेरीमीटर नहीं फाइंड करने को कहा। उसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, आपने ये दोबारा से करना है, मैं तो इसी क्वेश्चन में जो है वो चेंजिंग कर रही हूँ। उसने सिर्फ कहा है कि इसमें आप फाइंड करें कि बेटा उसने ये कहा है कि आपने जस्ट इसमें लेंथ फाइंड करनी। यानी आप देखें उसने क्वेश्चन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें लेंथ फाइंड करने के बाद हमने पेरीमीटर भी फाइंड किया है, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसमें हमें लेंथ चाहिए ही चाहिए थी, पर इसमें सिर्फ लेंथ तक की कहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी जैसे मैंने इधर किया ना कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट की, सेम वैसे ही करना है आपने। यानी यहाँ पर बस वैल्यू चेंज होगी ना, और यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ लिखी है 28800। अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये चेंज होगा, फिर इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विड्थ आ जाएगी और आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। और जब स्क्वायर रूट लेके आप देखोगे विड्थ और लेंथ, यानी यहाँ 2x और 2 होगा, जो भी वैल्यू होगी, यानी यहाँ तक क्वेश्चन आपका ये वाला है। पैटर्न उसका बता रही हूँ, उसका यानी मेथड बता रही हूँ आपको कि बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह है, लेकिन ऊपर ऊपर तक करना है। पेरीमीटर वाला काम नहीं निकालने को कहा इसमें, ठीक है। जस्ट उनको लेंथ चाहिए थी, उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड आउट करने को कही है, तो आपने लेंथ फाइंड करके क्वेश्चन वाइंड अप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, 6 और 3 हो गया। एक क्वेश्चन और करना है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 5, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए आगे पीछे करवा रही हूँ कि जो क्वेश्चन जिससे मिलता है, ताकि वो क्वेश्चन हम पहले करें ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। तो बेटा अब हमारा जो 5 क्वेश्चन पढ़े ज़रा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये इजी है। द एरिया ऑफ थोड़े चेंज क्वेश्चन है सारे, तो सबको अलग से समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज दिस स्क्वायर डेसीमीटर, डेसीमीटर स्क्वायर दे दिया है। फाइंड इट्स रेडियस, और पाई की वैल्यू 22/7 भी दी हुई है। अब एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर देखा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, दोनों के फॉर्मूला सेम थे एरिया के, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ थे एरिया। फिर हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला भी देखा, उसमें यूज़ हो रहा था क्योंकि वो। अब हम एरिया ऑफ सर्कल देख रहे हैं। अब उसने जो हमें गिवन दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 5 में, हम पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं कि उसने आपको दिया हुआ बेटा एरिया ऑफ सर्कल जी। एरिया ऑफ सर्कल है आपके पास 616 डेसीमीटर स्क्वायर, हमने वो लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दे रहा है, उसने कहा है कि इसका रेडियस फाइंड करना है आपने, जबकि पाई की वैल्यू भी उसने दे दी है। पाई की आपको मैंने जिक्र किया था, हमने ये चीज़ पढ़ी है स्टार्टिंग में भी, आई थिंक सो। चले खैर अब बेटा देखिए कि एरिया ऑफ सर्कल की, पहले एरिया ऑफ सर्कल का नाम आया है तो एरिया ऑफ सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये सर्कल का एरिया। आपके पास सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए, ये पाई हुआ ना, इसमें ये वाली पाई की वैल्यू यूज़ करनी, हमने लिख लिया। हमने ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखी, देन हमने लिखा कि इसमें एरिया का वर्ड यूज़ हुआ है तो हमने कहा एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमने एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू है 616, यानी एरिया ऑफ सर्कल के नीचे लिख लेते हैं 616, ठीक है। डेसीमीटर भी जो यूनिट आप लिखिए या ना लिखें लास्ट पे लिख लें, आपको पता है, मैं बताती हूँ तो यहाँ लिख लें साथ में। इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी, पाई की जगह पाई की वैल्यू देख के लिख दी। ये आपस में कुछ नहीं लिखा ना दरम्यान में, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर, आर उसने फाइंड करने को कहा है, तो आर स्क्वायर यानी आर फाइंड करने को कहा है। लास्ट में हम स्क्वायर को भी खत्म कर देंगे तो पीछे आर आ जाएगा। तो जिसको फाइंड करने को कहा है, ऑब्वियस बात है वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको वैसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा हमने सॉल्व करना है, आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर x जैसे था तो हमने इसको अकेला किया था, बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले आए थे। आर स्क्वायर में भी यही करेंगे कि आर को यहीं रहने देंगे, मतलब आर स्क्वायर को, और बाकी जो तो 7 वैल्यूज़ लिखी इनको यहाँ ले आएंगे साथ इक्वल के साइड पे जाके। अब जो वैल्यू देखते हो ना, आप देखते हो पहले ये वैल्यू को देखो या इस वैल्यू को देखो, पहले जो डिवाइड में वैल्यू होती है उसको देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको उठा के नहीं ला सकती क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, पहले इसको लेके आना पड़ेगा देन इसको लेके आना पड़ेगा। ये वैल्यू नीचे है, ये वैल्यू मतलब ऊपर है ना, देखें ये ओवर के नीचे है और ये ऊपर है, मतलब इसके नीचे 1 है तो ये कुछ भी नहीं है, 1 है तो ये नीचे है, ये ऊपर है, यानी ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही, जो वैल्यू ऊपर नीचे होती है वो डिवाइड हो रही होती है। आपको पता है अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी इसका मतलब ये दोनों डिवाइड हो रही है, ऊपर नीचे है ना, तो इसका मतलब ये इसके साथ डिवाइड हो रही, आर के साथ, आर के रिस्पेक्टिव देख रहे हैं क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड करने लगे। तो अगर 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी यूनिट को मत लिखें, ये आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई हो गया। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो डिवाइड हो जाता है। अब ये 22 आप चाहते तो इसके नीचे लिख देते, अलग से इसके नीचे लिख देते, मैंने ओवरऑल में लिख दी है क्योंकि वो ओवरऑल में मल्टीप्लाई इसके नीचे हो या इसके नीचे हो वैल्यू बात एक ही है, क्योंकि वो नीचे है, दोनों के डिवाइड में नीचे है ना, तो वो ओवरऑल नीचे, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर एक ही आ जाएगा। यहाँ रह गया आर स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आएगा इस पर डिवाइड। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, इसमें से 1 बचे इधर आ गए, 2 10 ये हो गया आपके पास, 2 1 2 11 हो गए। हाँ बल्कि ऐसे करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 1 डाला था, ये 2 1 डाला था, सॉरी 2 1 2, ओहो 2 5 10, सॉरी, और 2 6 12,
ये हो गया। अच्छा जी, अब ये है 11 और कटिंग 11 पे नहीं हो रही, मतलब आपको करनी पड़ेगी इसकी कटिंग ऐसे, ठीक है। ये तो वैसे ही होगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 11 पे कटिंग कर लेते हैं इसकी अब। तो 11 1 ज़र 11, ये तो सिंपल कटिंग है ना, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, ये सिंपल वाली कटिंग है, ये वो वाली कटिंग नहीं जो हम करते आ रहे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसको खुद से स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ये हम डिवाइड कर रहे हैं। इधर बचा 10, 5 नीचे उतार दिया, तो 11 का टेबल पढ़ें। 11 9 ज़ार 99, क्योंकि 99 है, उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 110 हो जाएगा। नीचे बचा 6, ऊपर वाला 6 उतारा, 11 6 ज़ार 66, तो ये नहीं आ गया। जी बेटा, इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया है 196, ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमें आर चाहिए, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ताकि उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। जहाँ पर भी स्क्वायर रिमूव करना हो वहाँ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट लिया तो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ रह गया सिर्फ आर। अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको पता है जब सिर्फ एक वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर था क्वेश्चन ऊपर नीचे डिवाइड करने का, तो ये हमने आम तरह से डिवाइड किया, जैसे आप बेसिक छोटी क्लासेस में करते हो। जब सिंपल वैल्यू हो ना, उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो, तो आप ऐसे डिवीजन करते हो, दोनों को मिक्स नहीं करना। एक पेयर ये 1 1 0 1, आप ये 1 ना डालें, 0 ना डालें चाहे, ओहो, ठीक है, ये वाला 0 चाहे ना डालें शुरू में। अब 2 के साथ क्या लिखा जाए, 4 4 16, 4 लगा के देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं 4 4 16 करती हूँ, तो जो लास्ट वाली वैल्यू आती है ना, वो अगर वो उससे मैच कर रही हो ना, 16 का 6 आ रहा था, तो ये भी 6, तो वो पॉसिबल होता है कि वो पेयर वही हो। तो आप ऐसे अगर डायरेक्ट माइंड में करके देखो ना, तो इस तरह आपके पास मतलब जल्दी ही पेयर आ जाएगा, बजाय इसकी कि आपको बार बार रख के देखना पड़ेगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा, और पूरा पूरा 96 आ गया। इसका मतलब आर का जब स्क्वायर लिया तो ये आ गया 14, और चूँकि यहाँ पर हमारे पास चल रहा था डेसीमीटर स्क्वायर था, जो मैंने ऊपर नहीं लगाया, यहाँ डेसीमीटर स्क्वायर, तो वो स्क्वायर इसका भी ख़त्म हुआ और सिर्फ डेसीमीटर रह गया। 14 इज इक्वल टू आर लिखें या आर इज इक्वल टू 14 लिखें, बात एक ही होती है, इसको ऐसे ऐसे लिख दें तो कोई मसला नहीं होता। तो बेटा ये था क्वेश्चन, उन्होंने आपको कहा था, फिर मैं बता रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू दी थी, साथ में उसने रेडियस फाइंड करने को कहा था, और पाई की वैल्यू गिवन थी आपके पास, ठीक है। हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला सबसे पहले लिख दिया। जब एरिया ऑफ सर्कल की बात है, उसका फार्मूला लिख देते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें आपको ऊपर दी हुई हैं। एरिया ऑफ सर्कल ओवरऑल दिया था, उसकी जगह वो लिखा, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखी, आर एज इट इज रहने दिया, देन उसको सॉल्व करते गए, डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, और आपके पास आंसर लास्ट पे आर का आ गया। आर उन्होंने फाइंड करने को कहा था आपको, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो आपके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, 4 क्वेश्चन हुए हैं, और एक रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गई हैं, आपने आज करने इतने क्वेश्चन करने हैं, और साथ में फिर कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट फिर 1-2 दिनों में हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। टिल देन बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।